दोस्तों ए टू जेड लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलते हैं, आज आपका ईवीएस का ये रिवीजन क्लासेज है। ऑलरेडी मैंने इस पे पहले 2 महीने पहले इसको वीडियो बनाया है, जो कि डिटेल में आप जाकर के देख सकते हैं। 3 क्लास और 4th क्लास का भी ईवीएस का नोट्स दिया गया है। अगर आपने इसको अभी तक बाय नहीं किया, नहीं लिया, सिर्फ नॉमिनल चार्जेस लेकर के 10-11 रुपये लेकर के इसी नंबर पर आप गूगल पे, फोन पे कर सकते हैं। और फोन पे करने के बाद ये सारे आपको 3 से लेकर 5th क्लास तक का सारे नोट्स आपको मिल जाएगा। और साथ में आपको बताना चाहूँगा, कक्षा 6 से लेकर के 12 तक का आपको साइंस का, एसएसटी का, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का कंटेंट अवेलेबल है, पॉलिटी का अवेलेबल है, आप उसको भी ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन सीधे आप तथ्य पर चलते हैं। पर्यावरण और हम के नाम से आता है, कक्षा भाग 5 है, एससीईआरटी एनसीईआरटी से उठाया गया सारा चीजें। कक्षा प्रथम एवं द्वितीय में हिंदी पाठ के साथ भी पर्यावरण संबंधित विचारों एवं समझ का समग्र प्रदान करने के लिए बिना पर्यावरण नाम ही की चर्चा किए गए हैं कि बच्चों को सोच विकसित करने का प्रयास किया गया है। ये आपको एससी अगर सीटेट के एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उसमें भी काफी हेल्पफुल रहेगा। सिर्फ सुनते जाइए, आपको दिमाग में छप जाएगा, नस्ता नाबूद हो जाएगा, आपको कोई भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। पहली बार विद्यालय के कक्षा तृतीय में पर्यावरण को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। आप देख सकते हैं, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। पार्ट पार्ट 1 में अध्याय 1 जो है, पटना से नाथुला की यात्रा। सिक्किम की राजधानी राजधानी गंगटोक है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य का एक सुंदर पर्वतीय स्थल है। टाइगर हिल जो है दार्जिलिंग में है। ये सारे पॉइंट्स आते हैं, जो सीधे पॉइंट्स लिखा गया है, उसको एक स्टोरी के फॉर्म में बताया गया। तो सिक्किम की राजधानी पूछेगा तो गंगटोक होगा। दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल में राज्य जो है, सुंदर पर्वतीय स्थल है, जिसमें आपको दार्जिलिंग फेमस है, आपको पता है, चाय के लिए। टाइगर हिल है पर दार्जिलिंग हिल में। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम जो है आपका दार्जिलिंग में। लॉयड बॉटनिकल गार्डन है आपका दार्जिलिंग में। जूलॉजिकल पार्क है आपका, ये भी दार्जिलिंग में। ये जूलॉजिकल पार्क में ही याक देखने को मिलता है, जो कि सिक्किम में भी पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर देखिएगा, हिमालय पर्वतारोहण संस्था दार्जिलिंग में है। स्थापित हुआ था 1954 में। आपका ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा 7903812553 पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तेंजिंग तेंजिंग के बारे में आप सुने होंगे। शुरुआत में तेंजिंग जो होता है 20 साल की उम्र में कुली का काम करते थे। इनका स्टोरी समझिए, ये पर्वतारोही है। यानी तेंजिंग का जन्म तिब्बत में हुआ था। भारत बाद में भारत के मूल निवासी बने। ये इनका पहले कहाँ जन्म हुआ? तिब्बत में, भारत में, बाद में भारत के निवासी बने। सन 1953 में तेंजिंग नोर्गे ने सर एडमंड हिलरी के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे शिखर एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर पर चढ़े और भारत का झंडा लहराया। तेंजिंग नोर्गे को सिरदार की उपाधि मिली। तेंजिंग नोर्गे को सिरदार, यानी सिर का मतलब होता है एक पर्वत, उस पर चढ़ने वाला एक खिलाड़ी, सिरदार की उपाधि मिली। हाल फिलहाल में बिहार के पर्वतारोही श्रीमती निरुपमा अग्रवाल को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त हुई। हाल फिलहाल में एक क्वेश्चन आपको आ भी सकता है कि रिसेंटली कौन अभी आपको बिहार के जो चढ़े हैं, तो आपको याद रखिएगा, निरुपमा अग्रवाल आपके कौन है? तो निरुपमा अग्रवाल। और साथ में आप बताना चाहूंगा, अगर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके, बेल घंटी दबा लीजिएगा। और आपका रिवीजन क्लासेस चल रहा है हर एक सब्जेक्ट का, मैथ्स, रीजनिंग और हिस्ट्री से ज्योग्राफी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, प्रायोरिटी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ करंट अफेयर्स भी कराया जा रहा है, जो जो इम्पोर्टेंट है लास्ट 6 मंथ का। तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, बेल घंटी दबा लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, इसमें सारे पीडीएफ उपलब्ध होते हैं। गंगटोक समुद्र तल से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सिक्किम राज्य की राजधानी है। गंगटोक कहाँ है? सिक्किम राज्य की राजधानी है। सिक्किम की प्रमुख नदी जो कि तीस्ता है। सिक्किम में लेप्चा, नेपाली, भूटिया निवासी रहते हैं। ज्यादातर लेप्चा, नेपाली, भूटिया लोग यहाँ पर निवास करते हैं। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। रूमटेक मोनेस्वरी रूमटेक्स मानेश्वरी करमाया बौद्ध धर्म गुरु का निवास है। यह बौद्ध धर्म का स्थलीय दर्शनीय स्थल है, सिक्किम में पड़ता है। बौद्ध धर्म का स्थलीय स्थल है। आपको नाथुला जो है, नाथुला दर्रा, एक बहुत बार क्वेश्चन आती है, स्टैटिक जीके का पार्ट है, वो सिक्किम में पड़ता है। नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। नाथुला का रास्ता जो है प्राचीन काल में सिल्क के मार्ग के रूप में जाना जाता है। ये हमारे चैनल का आपका मिल जाएगा, ये A to Z लाइव
इंडिया डालिएगा तो चैनल मेरा दिख जाएगा मेरे फोटो के साथ, तो उसको जाकर के लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई संशय है, कोई दिक्कत है, किसी सब्जेक्ट में कमजोरी है, अगर आपको कोई प्रैक्टिस सेट में 40 से 50 या 90 के बीच में नंबर आ रही है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। चलिए लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपका देखिए खेल, अब पार्ट 2 है खेल अध्याय। 1 से लेकर के 14-15 अध्याय हैं, सारे अध्याय हम समझेंगे। खो खो, कुल खिलाड़ी कितने हैं? कुल 12 खिलाड़ी हैं, जिसमें मुख्य 9 होते हैं और 3 वैकल्पिक होते हैं, यानी ऑप्शनल रहता है। ये खो खो में टोटल 12 खिलाड़ी होता है। घर में खेले जाने वाले और बाहर खेले जाने वाले खेल की सूची बनाओ। ये आप खुद बना सकते हैं। जैसे घर में हम लोग क्या करते हैं, तो लूडो खेलते हैं या फिर कैरम खेलते हैं। बाहर खेलने वाले कबड्डी हो गया, आपको क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया। ये देखिए विविध में देखिए खेल और खिलाड़ी विविध की संख्या है। मार्शल आर्ट एक युद्ध कला है। जापान का सुमो है। मार्शल आर्ट एक युद्ध कला है। और सिख धर्म गतका कलता है। सिख धर्म में गतका यूज होता है। गतका एक मार्शल आर्ट है। यह सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। गुरु गोविंद सिंह ने सिख समुदाय को सैन्य रूप दिया था। सैन्य रूप दिया। गतका सिख के सैन्य रूप का हिस्सा है। यह आत्मरक्षा के लिए भी सीखा जाता है। सिख समुदाय के लोग बैसाखी एवं गुरु गोविंद सिंह जयंती पर खेलते हैं। ये देखे होंगे जो तलवार से ये लोग खेलते हैं, ये सारा चीजें गतका इसका नाम दिया जाता है। तो ये गतका अगर क्वेश्चन में आएगा तो किस समुदाय से है और कहाँ था, आपको पंजाब और गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड होगा। इस खेल में हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग भी खेलते हैं। ये आपको कॉन्टेक्ट नंबर है और ये हमारा टेलीग्राम है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसी तरह से मैं टू द पॉइंट, अगर इसी को आप बुक में पढ़ने जाएंगे तो 2 अध्याय कंप्लीट करने में लगभग 2-3 घंटे आपको बर्बाद हो जाएगा। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट से इसी से क्वेश्चन आपका छपेगा आपको एग्जाम्स में। नेक्स्ट अब अध्याय 3 में चलते हैं। बीजों का बिखरना। बीजों का बिखरना है, टॉपिक का नाम ये है, बीजों का बिखरना। देखिए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का वर्धमान महावीर का मंदिर जमुई जिला के, जमुई आपको लखीसराय से आगे पड़ेगा जो कि आपको झारखंड से सटा हुआ है। तो जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड स्थित लछुमार गांव में स्थित है। कहाँ पर है? तो लछुमार जैनियों का एक समूह इसे महावीर की जन्म स्थली बनाता है। ये लोग मानते हैं कहाँ पर जन्म स्थान उनका, तो यहीं पर माना जाता है जैनियों के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पेड़ पौधे कहीं भी क्यों उग जाते हैं। तो ये इसमें ज्यादा कुछ दिया हुआ नहीं था, तरह तरह से बिखरे हुए बीज, ये सारा चीजें थे। चलिए एक आपका कॉन्टेक्ट नंबर आपको बार बार दिखाया जा रहा है ताकि इसका आप यूज कर सकते हैं। चटक फटक, आप साथ में ये भी बताना चाहता हूँ जो भी झारखंड एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या उन लोगों को शेयर कर दीजिए, उनका भी हेल्प होगा। और बिहार दरोगा से, बिहार एसआई से और बिहार पुलिस के जितने भी तैयारी करने वाले हैं उनको भी हेल्पफुल होगा। चटक फटक बिखरने वाले बीज, चटक फटक बिखरने वाले बीज जो हैं हरसिंगार है, गुलमेहदी के बीज है। ये 2 हो जाते हैं, हरसिंगार और गुलमेहदी के बीज है। हवा में उड़ने वाले बीज है कपास, जैसे वो हल्का टाइप का होता है, ये हवा में उड़ता है, तो एक कपास के बीज होते हैं। पानी में तैरकर बिखरने वाले बीज है कमल और कुमुदनी, कुमुदनी के बीज है। पानी में तैरने के बिखरने वाला जितने भी बीज हैं कमल और कुमुदनी के। जानवरों की सवारी कर बिखरने वाला बीज है गोरुखी, गोरखू, गोखरू, गोखरू का बीज जो शरीर में चिपक जाता है, ये गोखरू इसके नाम जानते हैं। इसको एक बार पढ़ लीजिए, इसका एग्जामिनेशन में आएगा तो आप लगा सकें। पक्षियों द्वारा जो बिखराव किया जाता है जिसको पीपल या बरगद, अमरूद, ये सारे जो है पक्षी जब अमरूद खाते हुए चला जाता है ऊपर में एक देखते होंगे, तो उसके जब बीज जहाँ जहाँ गिरते हैं वहां से ऊपर जाते हैं। ये जैसे पीपल हो गया, बरगद हो गया, ये सब भी ऐसे ही है। तो एक बार फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग में छप जाए। हवा में उड़ने वाला बीज है कपास के, ये देखिएगा कपास का। चटक फटक बिखरने वाला बीज है हरसिंगार और गुलवेदी मेहंदी है। और पानी में तैरने वाला बीज बिखरने वाला है जो कि कमल और कुमुद के बीज है। और ये जानवरों की सवारी के बिखरने या उसके साथ चिपक जाता है, वो गोखरू के बीज के रूप में जानते हैं। ये देखिए आपके दिमाग में छपक गया होगा। इस तरह का आपको पीडीएफ अगर चाहिए, टेलीग्राम चाहिए, सारे आपको नोट्स मिल जाएगा। इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप करके अपना नाम और स्थान बता दीजिएगा। और जो भी टॉपिक का चाहिए सब्जेक्ट वाइज आपको अवेलेबल है। सिर्फ और सिर्फ 11 रुपये पेमेंट करना है और आपको हर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा टॉपिक वाइज। मेरा बगीचा लास्ट मोमेंट में एग्जामिनेशन में रिवीजन के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा, आप जरूर ले लीजिए।
चलिए नेक्स्ट है अध्याय नंबर 4 है मेरा बगीचा। हर्बेरियन एक वनस्पति संग्रहालय की तरह होता है जिसमें से पेड़ों और घासों के पत्ती और पेड़ पौधे को मुख्य अंश के अच्छी तरह से संग्रहित किया जाता है। बस इतना ही दिया हो गया, ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। अध्याय 4 में यही था। हर्बेरियन क्या है? एक वनस्पति संग्रहालय की तरह होता है जिसमें से पेड़ों और घास की पत्ती पौधों के मुख्य अंश की अच्छी तरह से संग्रहित करना, यानी कि उसको संभाल के रखना, ये हर्बेरियन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है अध्याय नंबर 5 में। इसमें इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं ये देखिए। ऐतिहासिक स्मारक। ऐतिहासिक स्मारक में क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था, जो कि आपको पता है गुप्त काल में ये बना था। और ये किसने बनाया था आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैंने स्टैटिक्स प्राचीन इतिहास में भी पढ़ाया है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है संस्कार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय। आवासीय मतलब कि हॉस्टल टाइप का, जिस तरह से देखने को मिलता है, वहां पर रहना खाना सब कुछ व्यवस्था था। 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट गुप्त के संरक्षण में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो किसने किया था? सम्राट कुमार गुप्त के द्वारा ये बनाया गया था। गुप्त सम्राट कुमार गुप्त के द्वारा ही बनाया गया था 5वीं सदी में। इसमें 10,000 से अधिक छात्र एवं 2,000 लगभग शिक्षक थे, यानी कि प्रत्येक 5 स्टूडेंट पर एक शिक्षक हुआ करता था। और ये सारे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो होता था, इस तरह से अभी नहीं रट्टाफिकेशन होता है, वो प्रैक्टिकल, इसीलिए 5 स्टूडेंट पर एक टीचर हुआ करते थे। लगभग 10,000 से ज्यादा छात्र, वो भी सिर्फ देश के विदेश से सभी लोग आते थे। इसी में हैंग सांग ये सारी चीजें देखने को मिलता है। चलिए, इस ज्ञान केंद्र में विश्व के कोने कोने से विद्वानों एवं छात्रों को आकर्षित किया था, जिसमें जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया और तथा तुर्की के छात्र यहाँ आए थे। ठीक है। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इसका उत्कर्ष के काल रहा था, यानी सबसे ज्यादा यहाँ पर फेमस हुआ था और सबसे ज्यादा इसमें वृद्धि देखने को मिला था। चीनी यात्री आपको हैंसांग है, यहाँ पर आकर के पढ़े थे और पढ़ करके यहीं पर टीचर बन गए थे। 12वीं शताब्दी के अंत तक इसका अंत हो गया था, जो कि किसके द्वारा करा ये अंत किया गया था? तो आपका किया गया है आपका बख्तियार खिलजी के थ्रू। बख्तियार खिलजी 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में इसका उत्कर्ष का काल था। चीनी यात्री हैंसान यहाँ आकर के पढ़े। 12वीं शताब्दी के अंत तक इसका अंत किसके द्वारा किया गया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा, जो कि इसी के नाम से बख्तियारपुर पड़ा है। पटना से लगभग 45 किलोमीटर आपको पूरब की साइड में देखिएगा। जब आप क्यूल की तरफ या लखीसराय उससे आगे आप जाते हैं अगर कोलकाता की तरफ, हावड़ा की तरफ, तो आपको ये बख्तियारपुर आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो किसके द्वारा ये किया गया था? क्वेश्चन आता है कि आपका नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया गया था या खत्म किया गया था, अंत किया गया था 12वीं शताब्दी में? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा। अगर आपको पूरा पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें लगभग 8 अलग अलग प्रांगण एवं 10 मंदिर थे। इसमें अनेक ध्यान केंद्र थे। ये सारे ध्यान केंद्र आपको काफी उत्कर्ष, यानी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के प्रैक्टिकल सारी चीजें लिए जाते थे। 8 अलग अलग प्रांगण और 10 मंदिर थे। ये क्वेश्चन आती है। पुस्तकालय को धर्मगंज, जो कि गोभी मंजिल इमारत था। 3 पुस्तकालय जिसमें रत्नदती, रत्न रजक तथा रत्न सागर के नाम से जानते हैं। इसके प्रवेश द्वार पर 4 द्वार पंडित होते थे, जो प्रवेश परीक्षा लेकर के विश्वविद्यालय में प्रवेश देते थे। इसके इसके प्रवेश द्वार पर 4 द्वार पंडित जिसको कहते हैं होते थे, जो प्रवेश लेकर के परीक्षा दिया करते थे। स्टोरी फॉर्म में से सुन लीजिए, आपको दिमाग में छप जाएगा। इस विद्यालय को नए सिरे से पुनः जीवित करने का प्रयास हो रहा है। यह कार्य एपीजे अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में प्रारंभ हुआ था और अमर्त्य सेन एवं अन्य के देख रेख में चल रहा है। यानी ये सारी चीजें जो एपीजे अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति थे उसके कारण में ये सारी चीजें चल रहा है। तो इसके एक क्वेश्चन भी आता है, इसके कार्यभार या फिर इसके मार्गदर्शन में कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम आपको डालना पड़ेगा। इनके नाम पर ये सारी चीजें चल रही है। नेक्स्ट अब चलते हैं बिहार के स्मारक या फिर मगध की राजधानी। मगध की राजधानी जो थी गिरिबीज, आप जो राजगीर के नाम से जानता है। और यह पाटलिपुत्रा, पुराना नाम पाटलिपुत्रा, अभी के नाम पटना के नाम से जानते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय आपको नालंदा में पड़ता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में पड़ता है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर। बोधगया आपका महात्मा गांधी
बोध गया महात्मा बुद्ध होना चाहिए, ये गलत है, महात्मा बुद्ध से संबंधित है। और वैशाली आपका महावीर की जयंती, महावीर की जन्मस्थली से। जो आप पीडीएफ लिए हैं इसमें थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। बोध गया आपका महात्मा बुद्ध से होगा, महात्मा बुद्ध से होगा, गांधी से नहीं होगा, महात्मा बुद्ध से होगा। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। जो कि सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, जो कि पटना साहिब से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आती है, सिखों का अंतिम गुरु और 10वें गुरु थे, और अंतिम गुरु ये कहाँ से है, तो आपका पटना से है। बिहार केंद्र था, सूफी संतों का बिहार केंद्र था। अशोक के स्तंभ नंदनगढ़ और लोरिया एवं कोल्हुला में देखने को मिलता है आपको। अशोक के स्तंभ आपको नंदनगढ़ और लोरिया और कोल्हुला में देखने को मिलता है। मोतिहारी के केसरिया का स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा बौद्ध स्तूप है। मोतिहारी का केसरिया का स्तूप जो है विश्व का सबसे बड़ा और ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्थल है। गोलघर आपको पटना को देखने को मिलता है। ये सारे ऐतिहासिक है जो कि आपका स्थल है बिहार में। देवसूरी मंदिर है आपका औरंगाबाद में, देवसूरी मंदिर है औरंगाबाद, एक औरंगाबाद महाराष्ट्र में भी पड़ता है, एक बिहार में भी है। जल मंदिर जो है पावापुरी में पड़ता है, जल मंदिर आपको पावापुरी में। महाबोधि मंदिर है गया में, महाबोधि मंदिर है आपका गया में, नोट कीजिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में ईंट पत्थर आदि का इस्तेमाल किया गया था। और सीमेंट की जगह सूखा यानी सूखी हुई चूना और उड़द की दाल चोबा आदम गोंदे की। सीमेंट की जो जगह था, यानी सीमेंट जो अभी हम लोग ईंट का उपयोग करते हैं, तो उसमें सूखा चूना का यूज किया गया था और उड़द की दाल का झोंका इसमें गोंदे लगा करके उसको चिपकाया गया था, गोंद उसमें लगा कर चिपकाया गया। चलिए नेक्स्ट अध्याय है आपका सिंचाई के साधन, उसमें क्या थे। कौन सी फसल को खरीफ कहते हैं, तो इसको कौन सी फसल को खरीफ कहते हैं, तो ज्यादा पानी चाहिए, ज़्यादा पड़ना चाहिए, जिसकी आपको जो है स्टार्टिंग में बुआई होता है जून जुलाई में, और इसको सितंबर अक्टूबर में इसको कटाई होता है। और ये किस मौसम में बोई जाती है, ये आपको इसमें देखने को मिलता है। कौन सी फसल या कम पानी में यानी जो भी फसल होती है, कोई भी फसल जो कम पानी में हो उसको रबी कहते हैं, और जिस फसल में ज़्यादा पानी की जरूरत होती है उसको खरीफ फसल कहते हैं। ठीक है, यह किस मौसम में, अक्टूबर में आपका इसमें बोया जाता है, बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में, और जनवरी फरवरी में इसको काटी जाती है रबी फसल। परंपरागत रूप से लोग नदियों तालाबों और कुआओं को सिंचाई करते थे, पर अब और भी साधन है कि जैसे कि नलकूप बोरिंग, ये सारे। बस इतना ही चीज़ दिया हुआ था, ज़्यादा 5th क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए इतना ज़्यादा नहीं दिया गया कि किस समय कौन का से क्या है, खरीफ क्या है, रबी फसल क्या है। तो ज़्यादा पानी जिसमें जरूरत पड़ती है जैसे कि गेहूँ हो गया, ये सारी चीज़ों में इसको खरीफ फसल कहते हैं। रबी में जिसमें कम फसल की होती है, जो कि ठंड के टाइम में बोई जाती है, और जून जनवरी फरवरी में उसको काटी जाती है। चलिए नेक्स्ट अध्याय आपका आता है जितना खाओ उतना पाओ। ठीक है, जितना खाओ उतना पकाओ, सॉरी, जितना खाओ उतना पकाओ। जैसे शेखपुरा में बारात आया था, तो उसके में ये बताया गया कि खाना खा करके 20 लोग बीमार हो गए थे, तो इसके रिलेटेड था। कम अवराध तक संरक्षित रहने वाला खाद्य पदार्थ तरीका, लंबी अवधि तक संरक्षित रखने वाला पदार्थ का तरीका क्या था, ये सब चीजें बताई गई थी। तो चलिए अब पॉइंट्स आता है नेक्स्ट में 8वां अध्याय में। रोज की जंग मलेरिया के संग, रोज की जंग थी मलेरिया के संग, इसी ने फाइंड भी किया था। मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है, यह मच्छर के काटने से होता है, जो कि रोनाल्ड रोस ने बताया। कि किसने बताया था, रोनाल्ड रोस ने। ये क्वेश्चन भी आते हैं जी, ये साइंस में आता है कि मलेरिया के संक्रमण से, बीमारी से बचाने के लिए किसने खोज किया था, तो रोनाल्ड रोस ने किया था। और ये मच्छर जो होता है मादा एनाफिलिसिस के काटने से फैलता है। मादा एनाफिलिसिस जो भी बीमारी होती है, कुछ भी होता है, तो कह सकते हैं घर में क्लेश का कारण सबसे ज्यादा होता है फीमेल होती है, तो मादा होती है, ऐसा मानना है, ऐसा मानना है। चलिए रोनाल्ड रोस के प्रयासों को से हमें लोग हम लोग मलेरिया से परिचित हुए। हम लोग क्या हुए, मलेरिया से परिचित हुए, किसके, रोनाल्ड रोस के से। इनका जन्म हुआ था उत्तराखंड अल्मोड़ा में, और स्कूली शिक्षा इनको इंग्लैंड में प्राप्त हुई थी। चलिए नेक्स्ट आप पढ़ते हैं। कुनैन की पत्तियों एवं छाले से इसका इलाज होता है। इसका इलाज मलेरिया के जो है किस तरह से, कुनैन की पत्तियों एवं छाले से इसका इलाज संभव हो पाया था, इन्होंने बताया था। वीडियो अगर अच्छी लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। मैंने नक्शा बनाया, ये है फुल जिला है, जो टोटल है बिहार के जिला, टोटल 38 जिला है। सबसे बड़ा जिला आपको पश्चिमी बंगाल, सबसे छोटा ये आपकी
पश्चिम चंपारण होना चाहिए, पश्चिमी चंपारण। यहाँ गलत लिखा हुआ है तो लिख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। थोड़ा सा ये तैयार किया गया है दूसरे को, हम कई बोले थे, जैसे मेरी टीम इकट्ठित हो रही है और बढ़ती जा रही है, तो ये मेरे टीम के द्वारा बनाई गई है। इसको पश्चिम चंपारण इसलिए वीडियो बोल रहा हूँ, वीडियो को देखा कीजिए पूरा। कई लोग लेते हैं पीडीएफ आ करके, सिर्फ पीडीएफ देख करके, उससे कुछ नहीं होगा। सबसे छोटा आपका जिला है शिवहर और सबसे बड़ा है आपका पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण। और आपका बिहार का पड़ोसी राज्य है आपका जो भी है, जैसे पड़ोसी राज्य में अगर देखेंगे तो ये हमारा डायरेक्शन होता है। पूर्व में आपका आ जाएगा ईस्ट डायरेक्शन में पश्चिम बंगाल, वो उत्तर की दिशा में नेपाल, और ये पश्चिम की दिशा में यूपी, और दक्षिण की दिशा में झारखंड आते हैं। बिहार के पड़ोसी देश जो है नेपाल ही एकमात्र है। वैशाली के पूर्व में कौन जिला होता है? वैशाली के पूर्व में आप देख रहे हैं जहाना के दक्षिण में कौन जिला आता है। तो इस तरह से हम डायरेक्शन मैप हम पढ़ाएंगे, मैप में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। बिहार आप देख लीजिए, सम्मान परिचय, ये आपका ये देख लीजिए। इसमें क्षेत्रफल है टोटल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 किलोमीटर। कई बार बीपीएससी में क्वेश्चन आई है। ग्रामीण क्षेत्रफल आपका ये है आपका 92,257.51 किलोमीटर, ये आपका है ग्रामीण क्षेत्रफल। नगरीय क्षेत्र है आपका है 1,09,549 वर्ग किलोमीटर के आसपास में। कुल आबादी आपका है 10,40,99,452 है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है। जनसंख्या आपका है टोटल आपका पूरे देश में 8.6%, यानी 8.6% पूरी जनसंख्या देश की जनसंख्या के अनुसार है। अगर आप क्रमबद्ध देखेंगे तो सबसे पहले यूपी आता है, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार की जनसंख्या आती है। और लिंगानुपात है आपका 918, लिंगानुपात कितना है? 918। और जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा टॉप पर है, जो कि पर एक किलोमीटर में इतने लोग रहते हैं, 1106 लोग रहते हैं। प्रमंडल जिसमें 9 प्रमंडल है, जिले हैं टोटल 38 जिले हैं। नया जो जिला बना है वो सबसे नया है, अरवल है। अनुमंडल की संख्या 101 है। जो प्रखंड है आपका 534 है। मैंने याद करने का नक्शा जब पढ़ाया तो उसमें बताया था, आप लिखिए 345 में बता देता हूँ इस तरह से 345, इस 3 को उठा करके यहाँ से यहाँ डाल दीजिएगा, सॉरी 345, हाँ 3 4 5 होता है, तो इस 5 को उठा करके सबसे आगे रख लीजिएगा, बस ये रह रखे 534, इसको भूल जाइए। ठीक है, 534 प्रखंड की संख्या है। साक्षरता दर है टोटल 61.8%, जो कि सबसे बॉटम से टॉप है, यानी कि सबसे नीचे है, सबसे नीचे है पूरे इंडिया में। पुरुष की साक्षरता 71.2% है और महिला की साक्षरता 50.5% है, 51.5% है। चलिए नेक्स्ट अध्याय पर चलते हैं, तेजी से इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छे लगे लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। अध्याय नंबर 10 है हमारी फसलें हमारा खान पान। हमारी फसलें क्या है? बरसात में लगाई जाने वाली फसल है, जिसको खरीफ फसल होते हैं, और सर्दी में लगाए जाने वाले फसल होते हैं रबी फसल कहलाते हैं। गर्मी में लगाई जाने वाली फसल जायद फसल, और जैसे कि तरबूज, खीरा, ककड़ी, सूरजमुखी, ये सारे जायद फसल के नाम से जानते हैं। किस जगह के लोग कौन सी भोजन पसंद करते हैं? ये देखिएगा भोज पदार्थ और स्थान, ये देखिएगा जैसे खाखरा डांगल, खाखरा दाल, ये सारे गुजरात में पसंद है। इडली डोसा आपके दक्षिण भारत में, जैसे कि केरला, से सारे दक्षिण भारत साउथ इंडिया में जाने जाते हैं। पाव भाजी आपके मुंबई के ज़्यादा फेमस है। लिट्टी चोखा बिहार का फेमस है। मछली चावल आपका बंगाल का फेमस है। ये जान लीजिएगा, क्वेश्चन आता है। अपने राज्य के कुछ जिलों के में से कौन सी फसल मुख्यतः उगाई जाती है? जिला का नाम और फसल देखिए। वैशाली में केला सबसे ज़्यादा फेमस है, वैशाली जो कि आपका है। भागलपुर में धान, और लखीसराय जम्मू में प्याज, और मधेपुरा में चना इसमें फेमस है, जो कि और अच्छा लगता है। चलिए वीडियो अच्छे लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। और ये पीडीएफ आपको चाहिए अच्छे ढंग से तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। 11 अध्याय देखते हैं, जंतु जगत और उसका सुरक्षा संरक्षण क्या आता है। सफेद सफेद अपना जीविका, यानी कि जो भी है अपना जीविका चलाने के लिए क्या करता है? सपेरा, यानी सपेरा जो होता है अपना जीविका चलाने के लिए क्या करता है? मछुआरा अपनी जीविका चलाने के लिए क्या करता है? बस ये इसी से रिलेटेड था, इसमें ज़्यादा कुछ है ना। जंतु जगत और सुरक्षा किस तरह से करते हैं। जंगली जानवरों की सुरक्षा हेतु सरकार ने जंगल के विशेष शिशुओं के अभ्यारण्य का रूप दिया है। बिहार में अभ्यारण्य जो है आपका पश्चिमी चंपारण और बेगूसराय में देखने को मिलता है। पश्चिमी चंपारण और बेगूसराय में देखने को मिलता है। ये आपको कॉन्टैक्ट नंबर है, इसमें आकर के हम अपना कंसर्न बताइएगा, जो भी टॉपिक से आइए आप अपना लेकर
करके आप ये उपयोग कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये आपको पश्चिमी आपका ये जितने पक्षियों का चंपारण है जो कि एकमात्र देखा जाता है, तो वाल्मीकि अभयारण्य आपको बिहार में देखने को मिलता है। बिसोई जनजाति राजस्थान की है, बिसोई जनजाति राजस्थान की है। बिसोई का अर्थ है 29, ओके 29। बिछोई जनजाति प्रकृति प्रेमी होती है। ये बिछोई जनजाति खासकर इसमें अध्याय में बताया गया है। ये जो जनजाति है प्रकृति से प्रेमी करते हैं और ये यहाँ के लोग जंतु के शिकार नहीं करते हैं, यानी कि जो जंतु को शिकार के मार के नहीं खाते हैं। तेंदुआ और गुलाबी सिर वाला बंदर को जंगलों से लगभग खत्म हो गए। ये पहले जो एक जंतु जो होते थे तेंदुआ और गुलाबी सिर वाला बंदर, वो खत्म हो चुका है। तेंदुआ और गुलाबी सिर वाला बत्तख भी, ये सारी चीजें। नेक्स्ट अध्याय पर चलते हैं। मान गए लोहा। लोहा मानव मानना कठिन काम करने पर कर पाने की क्षमता को मानना होता है। लोहा मानना कठिन काम, एक कहावत भी होता है ना कि मान गए तुम्हारा लोहा, तुम एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। लोहा मानना कठिन काम करने के वाले की क्षमता होता है। नेक्स्ट है विश्व विकलांगता दिवस। विश्व विकलांगता दिवस के बारे में इसमें बताया गया। तो ब्रेन लिपि है, एक ब्रेन लिपि, ये देखिएगा जो लोग हैं विकलांग होते हैं, ये सारी चीज़ें खास के लिए जो आई साइट जिनका वीक होता है, जो देखने में सक्षम नहीं होता, तो ये ब्रेन लिपि की तरह ब्रेन लिपि से वो पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। ब्रेन लिपि एक खड़े आयताकार स्लेट में 6 अंक के द्वारा होता है, जिसमें ये सारी चीज़ें होते हैं। नेत्रविहीन या नेत्रहीन जिसको कहते हैं, नेत्रहीन बच्चे इस उम्र में बिंदुओं की उंगलियों के स्पर्श करके समझ पा जाते हैं। यानी ये जितने हैं बिंदु है, इसको स्पर्श करके ही वो समझ जाता है कि इसमें क्या चीज़ें लिखा हुआ हो जो भी है। ब्रेन लिपि दिवस हमको 4 जनवरी को मनाया जाता है। बस ये क्वेश्चन आया। ब्रेन लिपि दिवस आपको 4 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, है ना, वही तो। चलिए ये सेकंड लास्ट है आपका अध्याय 14। सूर्य एक कामन एक। सौर ऊर्जा सूर्य की शक्ति के कई तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसे सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर कुकर द्वारा सूर्य के ताप से खाना पकाया जाता है। सौर ऊर्जा का प्रयोग होता है खाना बनाने में, लाइट जलाने में, मोटर गाड़ी चलाने में, बिजली बनाने में, कृत्रिम उपकरण में भी प्रयोग किया जाता है। रेल गाड़ी चलाने में भी विचार किया जाता है, ऑलरेडी चल रहा है कई जगह। और सौर कुकर की दीवारें और पेंदी काले पुट्टी की होती है। इसकी ऊपरी ढक्कन पारदर्शी होता है, इसमें लगा हुआ दर्पण प्रकाश की किरणों की तरह की अंदर रखी जाती है। खाने की चीजें पर डालता है, जिससे एल्युमिनियम आपका एल्यूमिनियम डिब्बे में रखा है, खाना पक जाता है। और लास्ट ये अध्याय है आपका ईवीएस का क्लास 5 का। और वीडियो अच्छी लगे लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। अध्याय है हमारा जंगल। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण ये एक वन्यजीवी अभयारण्य है। यहाँ मुख्य रूप से बाघ संरक्षण किया जाता है। तो एकमात्र अभयारण्य आपका ये जो सबसे ज्यादा फेमस है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो पश्चिम चंपारण बिहार में है। धरहरा की परंपरा। धरहरा की गांव जिला भागलपुर प्रखंड नवगछिया में है। धरहरा गांव में बेटी के जन्म होने पर 10 पौधे लगाए जाते हैं, जो कि जंगल में लगी आग को दावान नल कहते हैं। जंगल में अगर लगी आग को दावान नल कहते हैं। नेक्स्ट है, और ये है आपका अध्याय 16। चलो सर्वे करें। लकड़ी का प्रयोग, केरोसिन तेल का प्रयोग, पेट्रोलियम को चलाने वाली गाड़ियाँ, ये लास्ट ही था, इसके में कुछ ज़्यादा तथ्य नहीं था। अब नेक्स्ट हम वीडियोज लाएंगे आपका बिहार जीके से रिलेटेड, लगभग 50 पेज का रहेगा। और हैंडरिटन नोट्स अगर आपको प्राप्त करना है इस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए हम थोड़ा सा उसका साक्ष्य दिखा देते हैं। ये बिहार की जनसंख्या, कुल जनसंख्या मैंने बताया था 10,40,99,900, 10 लाख इस तरह से समथिंग है। पुरुषों की संख्या ये है, महिलाओं की संख्या ये है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे, तो ये सारी चीजें हम बात करेंगे उस पर। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। कोई सहयोग चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और एग्जामिनेशन लास्ट तक हम आपका साथ देंगे, साथ में हम डीबी तक हम साथ देंगे, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग तक साथ देंगे। उसके बाद हम आपसे मिठाई लाएंगे, मिठाई खाएंगे और खूब लोग हम लोग ट्रिप पर जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।